गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हम पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो 7th एडिशन जो है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का वो भी कंडक्ट किया गया है। ये एक बायएनियल इवेंट है। बायएनियल मतलब क्या होता है कि 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। इस साल जो है, इस बार की जो बेसिकली जो चेयरमैनशिप थी वो फ्रेंच नेवी के पास थी या फ्रांस के पास थी। तो जो फ्रेंच का रियूनियन आइलैंड है वहाँ पर इसको इवेंट को होस्ट किया गया। ऑफ कोर्स ये इवेंट वैसे वर्चुअली थी, तो लेकिन ये इस बार की जो चेयरमैनशिप थी वो फ्रांस के पास थी। तो इंडिया से जो है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हमारे एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अब ये है क्या इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम? ये एक ऐसा फोरम है जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज को मैरीटाइम कोऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहला इसकी जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ, जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ जो है वो इसकी चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो सबसे पहला जो है वो 2008 में इंडियन नेवी ने उसे कंडक्ट किया था। और ये 2 साल में एक बार यही बॉडी मिलती है, क्योंकि यही मेन इसकी बॉडी असली कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है। ठीक है, अब 2020 में जो है फ्रांस के पास है इसकी जो चेयरमैनशिप, और ये अब अगली बार जो 2022 का टाइम आएगा तब ये थाईलैंड के पास चली जाएगी। ठीक है, अब इसके जो है मेंबरशिप यहाँ पर दी हुई है। वो मेंबरशिप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंबर्स तो यहाँ लिखे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर कंट्रीज में कौन सी 2 कंट्रीज मिसिंग है इसमें? एक तो यूएस और यूके। ठीक है, तो यूएस और यूके इसमें मिसिंग है, तो ये याद रखना है आपको फैक्ट एक तो। ठीक है, बाकी तो हम गैस कर ही सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो सब तो इसमें इंक्लूड होंगी ही। ठीक है, ऐसे ही फ्रांस अगर आपको लगे, क्योंकि फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए उसको इंक्लूड किया गया है। तो वैसे तो यूके के भी हैं, यूएस का भी है, लेकिन इस रीजन में जो है हमने सिर्फ जो है फ्रांस को इंक्लूड किया है। और यूएस और यूके ना तो मेंबर्स हैं और ना ही इसके जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, so now let us see this topic in English. Indian Ocean Naval Symposium. So 7th edition of this Indian Ocean Naval Symposium has been conducted recently, and it's a biennial event. Biennial means it is conducted every 2 years or every other year, and this event has been attended by the Indian Navy Chief. What is this Indian Ocean Naval Symposium? It's a forum between Indian Ocean region countries to increase maritime cooperation. Okay, and this the main decision making body of this forum is, this symposium is Conclave of Chiefs, which meets biennially, and this has met recently, and it was first held by the Indian Navy in 2008. In 2020, the chairmanship of Indian Ocean Naval Symposium is with France, and in next time in 2022 it will rotate to Thailand. Okay, so what is important for us is to see that in membership, of course all the Indian Ocean region countries are members of this forum, but in observer countries China is there, but UK and US are absent. Okay, so they are not they are of course not members, but they are also not observer states also. Okay, so now let us see the next topic, which is global minimum corporate tax deal. तो अभी हमने कुछ टाइम पहले किया था कि G7 में जो है, रादर G20 कंट्रीज के साथ बात कर रहे थे यूएस की, एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होना चाहिए। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हाँ, मिनिमम 15% का टैक्स रेट सारी कंट्रीज को रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि कंट्रीज को आपस में कम्पीट नहीं करना पड़ता, जो मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्टिव टैक्स रेट्स देने के लिए देकर उनको अपनी तरफ इन्वाइट नहीं करना पड़ता। जब सब जगह सेम रेट होगा, मिनिमम अगर मिनिमम रेट होगा ही होगा, तो जो कंट्रीज हैं आपस में लड़ना बंद कर देंगी, और जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है उनकी जो है एक तरह से जो पावर है अगेंस्ट जिस सोवरेन कंट्रीज वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें इंडिया और चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया इस बार, जो अभी ये नेगोशिएशन हुए हैं अभी कल। ठीक है, अब इसमें जो है इंडिया और जो चाइना और इंडिया ने भी इसमें जो है वो एग्री कर लिया कि हाँ, हम भी इसका पार्ट है कंसेंसस का, और हम भी तैयार हैं कि हाँ, एक मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% होना चाहिए, और एक दूसरा जो है वो डिजिटल टैक्स का कंपोनेंट है। जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, 100 टेक कंपनीज जो बड़ी हैं, उनको टारगेट करने के लिए ये कंपोनेंट डाला गया है। इसमें क्या है कि अगर आपकी कंपनी की 20 बिलियन यूरोस तक का रेवेन्यू है और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% जो है तो आपके ऊपर जो है वो डिजिटल टैक्स लगेगा। ठीक है, अब जो है इससे क्या होगा कि
जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, उन वो क्या करती थी पहले, टैक्स इवेड कर देती थी, ठीक है। एक ऐसे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में जाके, जैसे आयरलैंड है, वहाँ पर 2.5% कॉर्पोरेट टैक्स है सिर्फ, तो वहाँ चली जाती थी, वो सारा अपना रेवेन्यू वहाँ पर शिफ्ट कर देती थी। फिर डिजिटल टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था। यूएस की कंपनीज़ हैं, मोस्टली जो टेक कंपनीज़ हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट बोल रही थी, क्योंकि वहाँ जैसे यूके ने भी इंट्रोड्यूस किया, इवन इंडिया ने भी इक्वलाइजेशन लिवाए जो इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसके खिलाफ वो बोल रही थी कि हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक ग्लोबल एग्रीमेंट हो गया, समझ लो एक तरह से, जिसमें एक रूल बन गया कि इस थ्रेशहोल्ड से ऊपर की कंपनीज को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब 130 कंट्रीज़ ने इस कंसेंसस में पार्टिसिपेट किया, और ये 130 कंट्रीज इतनी बड़ी हैं कि ये 90% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब होगा क्या इस कंसेंसस के बाद, जो अगले आने वाले टाइम में भी एक दो चार दिनों में G20 की जो है मिनिस्ट्रियल मीट होने वाली है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिलते हैं, वो इसको पर प्रपोजल को जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। फिर एक एम रखा है इन्होंने कि इसको हम 2023 से लागू कर देंगे, 2023 से ये एग्रीमेंट जो है वो लागू हो जाएगा। अब इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं? अब इश्यूज ये आ रहा है, जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से कम है, ठीक है। अब उसके 20 बिलियन यूरोस से जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, तो उसको हम कैसे इसके अंदर लेके आएंगे, ठीक है। फिर इसके लिए कुछ ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, ताकि हम जो है Amazon.com को भी जो है वो इसके अंदर इस जो टैक्स की ट्रीटी है इसके अंदर उनके ऊपर हम टैक्स लगा पाएँ, ठीक है। फिर जो बहुत सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इन्होंने तो अपने डिजिटल टैक्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे इक्वलाइजेशन लिवाए इंडिया में लगता है, ठीक है। तो अब अगर उनके ऊपर जो एक बाहर का एक एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट लग जाएगा, तो जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये फ्रांस, यूके या इंडिया है, इनको कह रहे हैं जो आपने टैक्स लगाया हुआ उसको आप ख़त्म कर दो, और जो ये हम एग्रीमेंट करके अब जो टैक्स पे हम डिजिटल टैक्स के में बात कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट को आप अपनी कंट्री में लागू करो, ठीक है। लेकिन कंट्रीज जो है वो इस चीज़ पर हेजिटेंट है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी तो लगाया है ये, और वो इसको सस्पेंड और अबॉलिश नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। फिर ये भी एक इशू है, इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा, अभी क्या होता है कि कंट्रीज अपने हिसाब से, अपने सोवरेन डिसीजन के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से जो है वो टैक्स पॉलिसीज बनाती हैं। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको अगर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ compete करना है, तो वो क्या करती हैं, जानबूझ के टैक्स को रेट अपनी कंट्री में कम कर लेती हैं, ताकि जो है बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स उनकी कंट्री में आए, उससे उनकी कंट्री की डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर मिनिमम टैक्स रेट आ जाएगा, फिर तो सारी कंट्रीज एक तरह से इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगी, फिर जो है बड़ी कंपनीज छोटी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर जाएंगी ही क्यों, ठीक है। अब हमने देखा है पैंडेमिक के बाद जो है IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ऑलरेडी प्लान कर रही हैं कि वो अपने कंट्री में लो टैक्स जो रेट लाना चाहती हैं, ताकि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पुश हो सके। लेकिन अगर ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट आ जाएगा, तो वो जो है वो ये नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये भी इशू को एड्रेस करना जरूरी हो गया, ठीक है। अब ये डिस्कशंस जो होंगी उसके अंदर ये सारे इशूज एड्रेस किए जाएंगे। अब इंडिया के लिए क्या है इसमें? इंडिया के लिए एक तो ये है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स जो लाना चाहते हैं वो एक तरह से रुक जाएंगे, क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, तो हम अपने हिसाब से कोई सोवरेन डिसीजन नहीं ले सकेंगे जो कि उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वायलेट करे। फिर उसके बाद इंडिया ने जो है 2019 में ऑलरेडी ही 22% टैक्स रेट कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स। तो इंडिया के लिए ठीक है एक तरह से कि अगर हमको कम भी करना हो, तो इन एनी वे हम 15% से कम तो नहीं करने वाले हैं, तो 15% से हम ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो हमारे इस टैक्स रेट को एक तरह से लेजिटिमेसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा भी फैक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा सोवरेन जो पावर है टैक्सेशन की वो छीन रही है इस एग्रीमेंट से। अब इसमें OECD का रोल भी है, ठीक है। OECD की कंट्रीज जो है उन्होंने ही जो है आपस में डिस्कस किया था इस ग्लोबल टैक्स के रेट के लिए, तो इसको भी देख लेते हैं OECD क्या है। तो OECD 37 मेंबर कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली 37 मेंबर कंट्रीज वो हैं जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, जैसे कि यूरोप और जो कनाडा और US, ठीक है। तो उन्होंने ही इसको बनाया था असल में, यूरोप की कंट्रीज मिलके और US और कनाडा ने मिलकर 1960 में इसको बनाया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, मतलब फ्रांस में है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो कुछ रिपोर्ट्स निकालता है OECD, तो ये भी देख लेना है, ये याद रखना कि ये रिपोर्ट्स निकालता है OECD। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डील। ओके, सो 130 nations, they have participated in a consensus and they have reached a broad agreement on minimum corporate tax rate. Okay, we discussed it earlier.
about this proposal that the world should have a global minimum corporate tax rate, so that multinational corporations do not take benefit of low tax jurisdictions. Okay, so India and China both have also participated recently, and they have agreed that they will be a part of this consensus. And what is the proposal? What is this global minimum corporate tax rate proposal? The proposal is that the first proposal is that there should be a minimum tax rate of at least 15%, so that no low tax jurisdiction can take the benefit out of their low tax, basically. Okay, so what was happening earlier is that countries like Ireland, okay, so they had almost 2.5% tax rate, I'm sorry, corporate tax rate. So what was happening is that major multinational corporations, they were shifting their revenue to such low tax jurisdictions so as they can avoid paying tax in their original area of operation. Okay, so now if all the countries will have at least 15% tax rate, so this will stop putting all the countries against one another. Okay, so these countries will not have to participate in any competition to invite multinational corporations in their jurisdiction. Okay, so now this agreement has been signed by all signed, or basically I can say agreed by almost 130 countries, and these 130 countries represent almost 90% of global GDP. So this agreement has almost 90% of agreement around the world. Okay, now what will happen is, now in a day or two, G20 finance ministers and central bank governors will meet, and they will discuss all the pending issues, and they will propose this. They will put this proposal for a final agreement in by October in the G20 summit, and there is an aim that this proposal will be put into force in 2023. What are the issues? So there are several issues, like the second term was that these countries want to push a new digital tax which will target about 100 tech companies who have at least 20 billion euros as their revenue and a profit margin of above 10%. Okay, so now this Amazon.com, this is a peculiar condition in which the company has more than 20 billion euros in revenue, but their profit margin is less than 10%. So how will you include this Amazon.com? Will it be excluded from this agreement, from this proposal, or not? Okay, so how this company will be included in this proposal, this will have to be agreed now. And there is another issue, that many of such countries, many of these participating countries, they have introduced digital services tax in their countries, and now after this agreement, the US is demanding that these digital services tax, they have to be abolished or suspended by these countries. Like India has also introduced an equalization levy on such digital companies. Similarly, France and UK has also imposed such taxes along with EU countries. But now, after this agreement, the US will push all these countries that they should abolish their digital taxes. But these countries are not agreeing to it, so this issue has also to be has also to be resolved now. There is also an issue that the taxation is generally a sovereign decision. So to compete with developed countries, the developing countries have the most important tool of low taxes, so that they can invite multinational corporations in their countries. But now, after this minimum global tax rate, this tool will be snatched away from them. And after this pandemic, many developing countries were planning to introduce low taxation in their economies, so that they can invite multinational corporations in their country and kickstart the economic activity. Even IMF and World Bank data also suggested that these developing countries are planning for this. But now, after this global minimum tax rate, these countries will not be able to do that. Okay, so what does it mean for India? So the problem is that we would have little room to introduce tax legislations or corporate tax reforms in our country, because we will have a cap of 15% below which we cannot go. Okay, so this will hinder our corporate tax reforms. And
there is a good news also, because we have introduced a 22% tax rate in India, corporate tax rate in India in 2019. Now it will be legitimized because it is above 15%, and we will have sufficient room to lower down our taxes, because the minimum limit is 15%, and now we have 22% tax rate. We can go down below this 22% by 7% as and when we want. But of course, there is a minimum tax rate, so we will have limited options, but still it is okay for us. Okay, as compared to all those developing countries like Ireland. Ireland has issues because it was thriving in economic sense, because it had 2.5% corporate tax. And similarly, countries like UAE, Singapore, they were almost zero tax jurisdictions. So now they will have to also increase tax rates after this agreement. Okay, so now this agreement has been signed by OECD member countries. So let us see what is this OECD. So OECD is a group of 37 member countries, which are basically democratic countries having free market economies. So it was formed in 1960 by 18 European countries plus the US and Canada. So these are basically free market economies, or the capitalist economies, or the Western countries. It's a grouping of Western economies. Okay, so this organization is headquartered at Paris, France, and you should remember that India is not a member of this organization. But of course, we are a key economic partner of OECD. So these are the reports which are released by OECD. They remain in news most of the time. So UPSC can also ask about a question about this reports also. Okay, so now let us see the next topic, which is Istanbul Convention on Violence Against Women. तो टर्की जो है, उसने इस्तानबुल कन्वेंशन जो उनके खुद की जगह पर ही साइन हुआ था, उस जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उससे जो है विड्रॉ कर लिया है. प्रेसिडेंट जो टाइप एर्दोगन जो है, उन्होंने मार्च 21 को जो है एक डेक्री साइन की थी और कहा था कि हम जो है टर्की जो है इससे इस्तानबुल कन्वेंशन से विड्रॉ कर रहा है. अब क्यों विड्रॉ किया टर्की ने इस कन्वेंशन से? तो टर्की का तो ये कहना है कि ये जो हमारे कंट्री जो है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर रहा है ये जो कन्वेंशन है, और डाइवोर्स को प्रमोट कर रहा है. और जो है इस कन्वेंशन को जो LGBTQ जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको जो है वो हाईजैक कर लिया है. जो ओरिजिनल मोटिव था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसको जो है वो बैकफुट पर चला गया, और जो है LGBT कम्युनिटी के लोगों ने इसको जो है, जो उसके एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको जो है वो हाईजैक कर लिया है. ठीक है, और उन्होंने बोला है कि ये हमारे टर्की की सोशल और फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, और हमारे जो अपने लोकल लॉज हैं, हम उसी के थ्रू ही जो है विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, अब ये इस्तानबुल कन्वेंशन क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक कन्वेंशन बनाया गया था. इसका बहुत लंबा सा ये नाम है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत लंबा सा नाम है ये. ठीक है, सबसे पहली बार इसको मई 2011 में जो है सिग्नेचर्स के लिए ओपन किया गया था, और ये 2014 अगस्त में जो है इन्फोर्स हुआ था. ठीक है, अब इसमें 34 कंट्रीज जो है उन्होंने इसको साइन किया था जो है, और 12 कंट्रीज़ ने इसको कन्वेंशन को साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया. ठीक है, 34 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर दिया है और रेटिफाई कर दिया और एनफोर्स कर दिया है. नाउ ये अकेला ऐसा कन्वेंशन है, जब सबसे पहला ऐसा कन्वेंशन भी है और लीगली बाइंडिंग है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये लीगली बाइंड कन्वेंशन है, जिसमें हम जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपने लीगल स्ट्रक्चर को ऐसे जो है रिफॉर्म करना है कि वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को जो है उसके अगेंस्ट जो है वो लॉज बनाने हैं. ठीक है, फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है उसको कहा गया है कि ह्यूमन राइट डिक्लेयर करना है अपनी कंट्री में. फिर बहुत सारे जो कौन से जो वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन राइट या जो है वुमेन के अगेंस्ट कौन से एक्ट्स जो उसको क्रिमिनलाइज करने को कहा है, वो सारे भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए एक और क्या है कि इंडिया इसका ना तो सिग्नेटरी है, ऑफ कोर्स सिग्नेटरी भी नहीं है इसका, और ऑब्जर्वर भी नहीं है. ठीक है, तो इंडिया जो है इसका पार्टिसिपेंट है ही नहीं. ठीक है, so now let us see this topic in English. Istanbul Convention on Violence Against Women. So Turkey has withdrawn from this Istanbul Convention, which is a convention used to prevent violence against women. So President Erdogan in March 2021, he signed a decree saying that Turkey is withdrawing from this convention. Why did Turkey withdraw from it? Because the Turkish
president's party said that this convention demeans their traditional family structure and it promotes divorce and encourages acceptance of LGBT community in the society. Okay, so the Turkish government also said that the convention, which was originally meant to promote violence, I'm sorry, to prevent violence against women, it has been hijacked by a group of people who want to normalize homosexuality. Okay, so their government is saying that homosexuality is incompatible with Turkey's social and family values, and now after withdrawing from this convention, Turkey will continue to protect the women's rights according to the local laws. Of course, this has been met with severe criticism from activists that this Turkey government is withdrawing from this convention. So a lot of activists are protesting against it. Okay, so what is this convention? Now let us see. This convention name is Council of Europe Convention and blah blah blah. It's a very big name. Okay, it was open for signatures in 2011 and it came into force in 1st August 2014. So there are several countries who are members of this convention. Mostly European countries are members of this convention, and it is the first legally binding convention which gave guidelines as to how the member countries will have to provide a legal framework, a comprehensive legal framework, and reform their criminal justice system, so that they can combat violence against women. Okay, and it also states that violence against women is a violation of human rights. So and these countries were supposed to recognize this, and there were some acts against women which must be criminalized by all these participating countries. So there were several of these acts. You can read it here. These acts must be criminalized by these participating countries who are the participants of this Istanbul Convention. Okay, so now there will be no, after Turkey will withdraw from this convention, they will not have any legally binding commitment to to criminalize these acts. Okay, so what is more important for us is that India is not a signatory to this convention. Okay, so now let us see the next topic, which is heat dome. तो अब कनाडा में आपने देखा है ना कि जो खासकर वेस्टर्न साइड का जो रीजन है वहाँ पर 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया था, जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ठीक है, तो वहाँ क्या है कि वहाँ के लोगों को इतनी गर्मी की आदत नहीं है. तो वहाँ पर ऑलमोस्ट अभी आई थिंक कल तक का मैंने जो है वो स्टैटिस्टिक्स देखा था कि 500 लोग जो है वो इस गर्मी से मर गए थे वहाँ पर. ठीक है, तो अब ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एक फिनोमेना की वजह से जिसको हम कहते हैं हीट डोम. तो हीट डोम क्या होता है कि जो ओशन है, ठीक है, जब ओशन गर्म होता है तो उससे जो ओशन हीट जो जनरेट हो रही है वो जब ट्रैप हो जाती है एक रीजन में, ठीक है, बहुत मतलब समझ लो कि एक गर्मी जो है वो एक ही रीजन में ट्रैप हो गई है. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो जो, क्योंकि पैसिफिक ओशन के पास पड़ता है, पैसिफिक जब भी ये जो, अब आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो ओशन एक आप जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, तो ओशन को समझ लो कि एक स्विमिंग पूल है, वो नीचे से गर्म होना शुरू हो रहा है. ठीक है, जब वो बहुत गर्म हो जाएगा तो इसके जो ऊपर की हवा है, जो इसके सरफेस जो एयर है, ये कन्वेक्शन की वजह से ऊपर चले जाते हैं. आपको पता है ना कन्वेक्शन में क्या होता है, हॉट एयर राइजेज अबव बिकॉज वो हल्की होती है, हॉट एयर राइज हो जाती है अबव और फिर वहां पर एक चलती है जेट स्ट्रीम. ठीक है, आपको पता है ना जेट स्ट्रीम्स चलती हैं. तो जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, वो ईस्टर्न जो नदन जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम जो वहाँ पर चलती है, वो क्या करती है, एयर को ईस्टवर्ड साइड को पुश करती है. तो जो पैसिफिक ओशन में जो हवा गर्म हुई है वो ऊपर उठ रही है और जो उसके ऊपर जो जेट स्ट्रीम चल रही है वो उसको ईस्टर्न साइड पे पुश कर रही है. तो ईस्टर्न साइड पे पुश करने का मतलब क्या हुआ कि जो कनाडा का और यूएस का जो वेस्टर्न साइड है वो पैसिफिक का ईस्टर्न साइड है. ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी जो है गर्मी को वो वहाँ पर जाकर ट्रैप कर देती है और ये हीट डोम की सिचुएशन वहाँ पर आ जाती है. तो ये हीट डोम की जो सिचुएशन है ये बहुत लंबे टाइम तो नहीं चलेगी. ऑफ कोर्स कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में ये ठीक हो जाएगी, लेकिन अनबेरेबल हीट वहाँ पर हो गई है. जैसा मैंने आपको बोला 49 डिग्री सेल्सियस. क्या कभी कोई सोच सकता था कि कनाडा में कभी इतनी गर्मी हो सकती है? बट यस, ये हीट डोम की सिचुएशन की वजह से वहाँ पर ये सिचुएशन आई है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. हीट डोम. सो कनाडा एंड वेस्टर्न यूएस
these areas are suffering from severe heat wave. Almost 49 degrees Celsius temperatures has been reached in this area. And why this phenomena is occurring? It is occurring because of this phenomena called heat dome. So what is heat dome? Let me tell you with an example, this same example. So imagine there is a swimming pool. It is getting heated from below or from anywhere, and when it gets heated, the air above its surface also gets heated. So we know that there is a phenomena called convection, in which hot air, because it is lighter, so it rises above. So when this hot air rises above, it is taken by the jet streams, which moves in eastern direction. Okay, so these jet streams are moving above the Pacific Ocean. It takes away all the heat that is generated above the surface of the Pacific Ocean. So this heat which rises above, and these jet streams take away that heat, and they trap that entire heat in the western region of Canada, and or basically North America. Okay, so this heat is being trapped in this atmosphere, in this western northwestern American atmosphere. This heat is being trapped, so that's why there is so high temperatures, and people are dying from it. Okay, so it's not a permanent phenomena, but it will stay for at least at least a week. That's why the governments of both US and Canada, they have issued heat warnings to their residents who are residing in these western areas or western cities. Basically, they will have to suffer from this severe heat wave conditions for the next 1 week or more. Okay, so now let us see the next topic, which is heat pumps. तो heat pump क्या चीज़ है? एसी का एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा, जहाँ पर यूएस और कनाडा में ये हीट डोम वाली सिचुएशन हो गई है, तो वहाँ पर जिन्होंने कभी एसी का सोचा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतने ज़्यादा रहते हैं, तो उनको वहाँ पर एसी खरीदने की अब नौबत आ रही है। तो एसी की बजाय वहाँ की जो है कंट्री के लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम हीट पंप्स खरीद लेते हैं। तो हीट पंप्स जो है वो एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव कहे जाते हैं। अब हीट पंप्स क्या होते हैं? हीट पंप क्या होता है? बेसिकली अब समझ लो, आपके कमरे में से जो भी हॉट एयर है उसको पंप आउट करके वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो ठंडी एयर है वही रह जाएगी सिर्फ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कमरा वो थोड़ा ठंडा रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू। अब एसी में क्या होता है, वो तो ठंडी हवा पुश करता है ना आपके कमरे में। हीट पंप क्या कर रहा है, सिर्फ जो है आपकी जो गर्म हवा है वो आपके कमरे में से निकाल कर बाहर कर देगा, आपके समझ लो घर के बाहर निकाल देगा उस हवा को, ठीक है। और ये एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है हीट पंप, और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, बस कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है जितनी एक रेफ्रिजरेटर यूज़ करता है, ठीक है। उसमें होगा क्या कि हीट जो है वो बाहर निकाल देता है, और वार्म स्पेस है उसको ठंडा कर देता है, ठीक है। जो ठंडी जगह है वो और ठंडी हो जाएगी। और अगर इसमें उल्टा भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हीट पंप्स को, कि अगर समझ लो आपके कमरे में बहुत ठंडक है, लेकिन बाहर जो है वो थोड़ा धूप की वजह से थोड़ी गर्मी है, सर्दियों के सिचुएशन में जैसे होता है, तो आप इसका उल्टा भी यूज़ कर सकते हो कि अपने कमरे में बाहर की जो गर्म हवा है उसको आप पुल करो, और अपने कमरे में उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हीट पंप जो है ये एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं। क्या ये इको फ्रेंडली है? नहीं, ये इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी तो कम से कम नहीं कह सकते हैं। क्या इसका इंडिया में कोई खास यूज़ है? इंडिया में इसका बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है। तो सोलर एनर्जी के थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें बहुत कम ही लग रही है, कोई इतनी इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो लगती नहीं है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी का हम यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी को जो इसमें लगती है उसका यूज़ करके हम जो बड़े एरियाज़ हैं जैसे होटल्स, मॉल्स, थिएटर्स में, वहाँ पर हीट पम्प्स के थ्रू वहाँ की गर्मी को बाहर निकाल दें, और जो है एयर कंडीशनिंग का हमको अल्टरनेटिव मिल जाएगा, ठीक है। So now let us see this topic in English. Heat pumps. So we have just discussed that there is a situation of heat domes in Pacific Northwest. So now the people living in these areas, they never imagined it actually, but now they will have to buy some air conditioners. So people are discussing whether they should buy air conditioners or they should go for environmentally sustainable or ecological alternatives such as heat pumps. So what is a heat pump? As you can decipher from this name, the heat pump, so what it does is it takes out the heat from your room, and it hot air from your room, and it pushes out to a
an external location. So just imagine that in your room there is hot air and cold air both, but this heat pump will pull out all the hot air from your room, and it will push it to the push it out of your house. Okay, so what will happen is your only the cold air will remain in your room, and your room will get cold. Okay, so these are the this is being touted as the alternative of air conditioning, but of course it can only be used in moderate heating and cooling area. Moderate, this can only be used in climates where there is only moderate heating and cooling needs. Okay, so it acts like a refrigerator, and it uses almost similar amount of electricity to function. So as it is using some amount of electricity, we cannot say that it is eco-friendly, unless of course the electricity that is produced to use this heat pumps, it is also ecological, like from generated from a wind energy source or solar energy source. So that's what we are contemplating in India. Like, we can use these heat pumps in big areas such as hotels, malls, theaters, because we have a huge amount of solar energy available in our country. So we can generate solar energy. We can generate electricity from solar energy, and we can use that electricity to pump out heat from these areas, and we can use these heat pumps as the alternatives to air conditioners. Okay, so now let us see the next topic, which is Zycov D. So Zycov D क्या है? ये एक वैक्सीन है जो सबसे पहली वर्ल्ड की वैक्सीन होगी, जो डीएनए वैक्सीन होगी, जो सार्स कोव 2 के लिए बनाई जा रही है. ठीक है, तो इसको जो है वो अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है. जाइडस कैडिला इंडिया की एक कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है. तो अगर इसको अप्रूवल मिल गया तो वर्ल्ड की सबसे पहली प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी, जो सार्स कोव 2 का ही जो है वो प्लाज्मिड डीएनए है. ठीक है, तो अभी आपको पता है ना, डीएनए बेस्ड वैक्सीन तो वैसे तो स्पुतनिक भी है, लेकिन वो एडिनो वायरस का डीएनए है. ठीक है, तो ये ज़ाइकोव डी जो है, ये कोविड जो सार्स कोव 2 जो है उसी का ही डीएनए से बनाई गई है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसका, वायरस का, उसका यूज़ किया जाता है, इसमें जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है उसको, और इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके जो है सेल्स को ये कोड दे देगा, ये वैक्सीन कोड दे देंगे आपके सेल्स को. फिर आपके जो सेल्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे. ठीक है, जब स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी उसको, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये एक थ्रेट है, और उसके खिलाफ फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा. ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ ही जो आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा आपके जो है, अगर कभी दोबारा आपकी बॉडी में वायरस आता है तो. ठीक है, अब इसकी यूनिक चीज़ क्या है कि ये 3 डोजेज़ की वैक्सीन है. ठीक है, हर 28 दिन बाद, जैसे पहली डोज लगी तो उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज, फिर उसके 28 दिन बाद तीसरी डोज. तो ये वैक्सीन 3 डोज वैक्सीन है. और इसमें एक सबसे जो है अलग चीज़ क्या है कि इसको हम नीडल्स के थ्रू नहीं लगाते, इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगाते. ठीक है, एक स्प्रिंग पावर्ड डिवाइस है जो कि आपके बहुत ही प्रिसाइजली आपके स्किन में पेनिट्रेट करता है, और इस जो है वो वैक्सीन को जो है इंजेक्ट करता है आपकी बॉडी में. ठीक है, तो अब इसमें जो है ये एक इसका इशू हो जाएगा शायद. ठीक है, क्योंकि हम ये जो है स्प्रिंग पावर्ड डिवाइस खरीदना पड़ेगा, या फिर इसको बहुत बड़े लेवल पर जो है वो उपलब्ध कराना पड़ेगा. तो उसी की वजह से जो है ये एक सिचुएशन इसमें क्रिएट हो सकती है कि इसकी जो है जो लार्ज स्केल यूज़ पे शायद इसका इशू हो सकता है. जो ये वैक्सीन है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ICMR ने सपोर्ट दिया था जाइडस कैडिला को. उसी के बेसिस पर इसको डेवलप किया गया, और जो इसकी सेफ्टी और एफिकेसी है वो ट्रिमेंडस है. ठीक है, अब 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन के बाद जो है ट्रायल्स में देखा गया कि सिवियर सिम्टम्स तो जो है कोविड के किसी भी पर्सन में नहीं आए. ठीक है, और जब 3 डोजेज कंप्लीट हो गई तो 3 डोजेज के बाद तो मॉडरेट सिम्टम्स भी जो है वो लोगों को नहीं आए. ठीक है, तो इसका जो है एफिकेसी जो है वो बहुत ही अच्छी है. तो अब लार्ज स्केल इसको हम कैसे लॉन्च करेंगे ये देखने की ज़रूरत है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Zycov D. So Ahmedabad-based company, Zydus Cadila, it has applied for approval from CDSO for this vaccine, Zycov D. It is basically the world's first DNA vaccine. Of course, there are DNA-based vaccines like Sputnik V. Sputnik V is a DNA of adenovirus. Okay, so this Zycov D is the DNA of SARS-CoV-2 itself. Okay, so it's the world's first vaccine, which is the DNA vaccine of
made from SARS-CoV-2 itself. Okay, so what will happen is that this plasmid DNA of this virus, it will be injected in your body, and your body will recognize it, and it will start generating the spike protein in your body, and your immune system will recognize that spike protein, and it will generate antibodies against that spike protein. And these antibodies are basically the immune response, and it will help you to deal with the situation of after getting infected, or it will help you to fight against the disease in case you get infected with the original coronavirus in the future. Okay, so this vaccine is a 3-dose vaccine. Generally we have 2-dose vaccines, but this one is the 3-dose vaccines. Three shots will be given, and of course with each dose will be given after 28 days. And instead of a needle injection, there is a single spring powered device which will deliver the vaccine in your body. So this might be a hindrance to its large scale adoption, because the conventional use of injections will not be there. A special device would be required to inject this vaccine. That's why the large scale adoption of this vaccine might be an issue in the future. This vaccine has been developed with the support of central government's Department of Biotechnology and ICMR support to this company Zydus Cadila. Okay, so this safety and efficacy of this vaccine is tremendous, because in trial data it was seen, of course. And now what is important is that the trial amongst participants who were aging between 12 and 18 years was also conducted. So it has also shown a good response in people in children or adolescent children, we can say. Okay, so after 2 doses there was no severe symptom of COVID, and of course death was also prevented. But after the 3rd dose, even the moderate symptoms were not noticed in people who were inoculated with this vaccine. So it's a very important and a very significant move for our vaccination program. But the only problem that I see in this case is this spring powered device, which may be a constraint in its large scale adoption. Okay, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे. और आपके लिए एक सरप्राइज है इस वीकेंड पे, ठीक है. तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को चेक करना, और आपको शेयर किया जाएगा कुछ एक जो है आपको जो है फाइल, तो वो आप उसको पढ़ लेना ठीक से, ठीक है. तो वी विल मीट ऑन मंडे नाउ. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.